हेलो, गुड मॉर्निंग। जय हिंद बच्चों। आप सभी लोगों का स्वागत है शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे स्लाइड देख पा रहे होंगे और आप लोग समझ भी गए होंगे कि ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड है। बजट। ठीक है। बजट पे आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं और हम लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बहुत सारी बातें कही गई है बजट में। हमें अर्थशास्त्री नहीं बनना है। ठीक है। हमें बाल की खाल नहीं निकालनी है। हमें बस वही वही चीज़ें पढ़नी है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और हमारी परीक्षाओं में आ सकते हैं। दूसरी बात, बजट का हमारे बिहार से क्या संबंध है। ठीक है। बजट में कही गई बातों का हमारे बिहार से क्या संबंध है, क्या प्रभाव पड़ा है, क्या क्या बिहार से रिलेट किया गया है, हम उन चीज़ों को भी देखते हुए चलेंगे। ठीक है। बाहर बजट और बिहार का जो रिलेशन है, जो बातें कही गई है बिहार के संदर्भ में, हम उनको भी लेकर चलेंगे। और बजट में जो जो मुख्य बातें कही गई है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हम उन बातों को देखेंगे और अपने इस वीडियो को खत्म करेंगे। ठीक है। तो ध्यानपूर्वक जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे उन्हें आप लिखते चलिएगा। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। यूनियन बजट 2025-26। ठीक है। इससे पहले जब मैंने आपको क्लास लिया था तो आर्थिक इकोनॉमिक सर्वे का लिया था। ठीक है। आर्थिक समीक्षा। ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे का मैंने क्लास लिया था। इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो आता है, इकोनॉमिक सर्वे जो होता है वो आया था 2024-25 के लिए। ठीक है। 2024-25 के लिए मतलब क्या हुआ, इकोनॉमिक सर्वे सरकार कब निकालती है? अपने पिछले कार्यकाल द्वारा किए गए जितने भी काम थे उनका वो एक सर्वे करती है और क्या क्या वो की है उनका वो लेखा जोखा साल के अंत में देती है। ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे जो आया था वो 24-25 के लिए आया था, लेकिन बजट जो आ रहा है वो 25-26 के लिए आ रहा है। जैसे कि ठीक है, आप अपने घर में अपने पिताजी को देखते होंगे। ठीक है। महीना जब स्टार्ट होता है, मंथ जब स्टार्ट होता है, तो वो क्या करते हैं, वो एक बजट तैयार करते हैं अपने घर का। ये राशन कितने का आएगा, ठीक है, खाना पानी जो लग रहा है घर में वो कितने का आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि कोई खर्च आ रही है तो वो कितने का आएगा, पढ़ाई लिखाई में बच्चों के कितने खर्च जाएंगे। ठीक है। और क्या क्या चीज़ें, नई चीज़ें खरीदनी है या क्या क्या कुछ घर में ऐड करना है। ठीक है। तो वो सारी चीज़ों का पिताजी क्या करते हैं, मंथ के स्टार्टिंग में एक बजट तैयार करते हैं कि कुल इतना खर्चा है। उसी प्रकार से हमारी गवर्नमेंट भी एक साल में, ठीक है, देश भर में क्या क्या किया जाएगा, उसमें कितना खर्च आएगा, क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन की जाएगी, उन सभी चीज़ों का जो रिकॉर्ड होता है वही कहलाता है हमारा बजट। ठीक है। तो वो बजट जो होता है वो आगामी वित्त वर्ष के लिए होता है। ठीक है। जिस तरह से इकोनॉमिक सर्वे पिछले साल का जारी किया गया था 24 और 25 के लिए कि सरकार ने क्या क्या किया है, उसी प्रकार जो बजट है वो 25-26 के लिए जारी किया जाएगा कि सरकार क्या क्या करेगी। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। क्लियर। बजट का उल्लेख हमारे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। हमारे संविधान में बजट का उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। ठीक है। बजट जो शब्द है, ठीक है, बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं है। ठीक है। कहीं भी नहीं है। इसकी जगह क्या है, तो इसके जगह आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है। याद रखिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। बजट शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। इसके स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग आर्टिकल 112 में किया गया है। ये कुछ बेसिक फैक्ट्स थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए। आगे बढ़ते हैं, अपने बजट पढ़ाते हैं। ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने इतिहास रचते हुए केंद्रीय बजट 25-26 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश कर दिया गया है। यह लगातार 8वीं बार, पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट दे देगा, तो 8वीं बार जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया। इस बजट में विभिन्न क्षेत्र जैसे कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए विशेष आवंटन की उम्मीद है, जिससे आम जनता को राहत मिलेगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यह बजट आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बजट से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए जुड़े रहे। ठीक है। तो हम अपने आगे के स्लाइड में कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर
इन चीज़ों पे क्या क्या बातें कही गई है हम उनको देखते हुए चलेंगे, ठीक है। एमएसएमई सेक्टर, इन चीज़ों से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स है हम उन्हें एक एक करके प्रत्येक स्लाइड में कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो दो चीज़ याद रखिएगा इस स्लाइड से आप, कि ये जो बजट निर्मला सीतारमन जी ने पेश किया गया है, इनके द्वारा ये 8वीं बार पेश किया गया है। क्लियर। एक चीज और देख लीजिएगा, रुपया कहाँ से आता है, गवर्नमेंट के पास रुपया कहाँ से आता है। तो सबसे ज्यादा रुपया जो आता है वो उधारी और देनदारी से आता है, ठीक है, 24%। तो नंबर 1 पे आप रखिएगा, उधारी और देनदारी से गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा रुपया आता है, ठीक है। सेकेंड रखिएगा आयकर, इनकम टैक्स, ठीक है, सेकेंड नंबर पे रखिएगा इनकम टैक्स। हो सकता है एग्जाम में डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में आपको दे दे। थर्ड नंबर पे रखिएगा जीएसटी, ठीक है, थर्ड नंबर पे रखिएगा जीएसटी। टॉप 3 तो याद रखिएगा ही रखिएगा, ठीक है। पहली क्या है, उधारी और देनदारी से सबसे ज्यादा रुपया आता है जो गवर्नमेंट ने दिया है, ठीक है। उसके बाद इनकम टैक्स से आता है और तीसरे नंबर पे जीएसटी है, ठीक है। उसके बाद आपका निगम कर है, उसके बाद गैर कर प्राप्ति है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति। तो टॉप 3 तो याद रखिएगा ही रखिएगा कि सबसे ज्यादा उधारी से, उसके बाद आयकर से और तीसरा जीएसटी से। क्लियर। रुपया कहाँ जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा सबसे ज्यादा रुपया कहाँ खर्च किया जाता है। तो नंबर 1 पे आपका आता है राज्यों का कर एवं शुल्क हिस्सा, ठीक है। राज्यों का कर एवं शुल्क हिस्सा नंबर 1 पर आता है, ठीक है, 22%, ठीक है। राज्यों का कर एवं शुल्क हिस्सा नंबर 1 पे आता है। सेकंड नंबर पे आता है ब्याज, ब्याज भरने में सरकार का दूसरा सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, ठीक है। क्लियर। तीसरे नंबर पे आता है केंद्रीय क्षेत्र स्कीम रक्षा एवं सब्सिडी कर पूंजीगत परिव्यय को छोड़कर, ठीक है। केंद्रीय क्षेत्र स्कीम जो होती है, इन क्षेत्रों पर जो आपका खर्च होता है, इन पर जो आपका है वो 16% का खर्च है और ये आपका कितना तीसरे नंबर पे आ जाता है। क्लियर। ये 3 आप याद रखिएगा कि सरकार का पैसा सबसे ज्यादा जाता कहाँ है, क्लियर, और आता कहाँ है, उसका भी टॉप 3 याद रखेंगे। आते हैं हम लोग अपने बजट पे। ये देखते हैं इनकम टैक्स। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 12 लाख तक के कमाई पर अब आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। सीनियर सिटीजन्स के लिए टीडीएस की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है, ठीक है। टीडीएस की सीमा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टीडीएस की सीमा सीनियर सिटीजन्स के लिए कितना कर दिया गया है, 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख। सरकार अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल पेश करेगी। क्लियर। 2 पॉइंट लिखिएगा इनकम टैक्स वाले में। पहला तो 12 लाख रुपए तक की कमाई पे कोई टैक्स नहीं लगने जा रहा है, और दूसरा टीडीएस की सीमा सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 1 लाख कर दी गई है। क्लियर। आगे चलते हैं। अगला है क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ, ठीक है, क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ, ठीक है। ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 एडिशनल गुड्स, ठीक है, एग्जम्प्टेड कैपिटल गुड्स के लिस्ट में शामिल किया गया है। इससे ईवी सस्ती हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ठीक है, सस्ती हो सकती है, याद रखिएगा। मोबाइल फोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 28 एडिशनल गुड कैपिटल गुड्स के लिए लिस्ट में शामिल हुए। मोबाइल फोन भी सस्ते हो सकते हैं, ठीक है, मोबाइल फोन भी आपके सस्ते हो सकते हैं। जीवन रक्षक दवाइयाँ, ठीक है, जो इसेंशियल मेडिसिन है वो भी सस्ते हो सकते हैं। इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले महंगा होगा, ठीक है, क्योंकि कस्टम ड्यूटी इस पर बढ़ गई है, 20% हो गई 10% से, ठीक है। जीवन रक्षक दवाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक सामान, एलसीडी एलईडी, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, मोबाइल फोन, शिप मैन्युफैक्चरिंग, फुटवियर, क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। तो जो ये प्रोडक्ट्स आपको दिए हैं जो सस्ते हुए हैं उनका आपको दिया गया है। क्लियर। और क्या क्या महंगा हुआ है वो भी आपको मैंने बतला दिया। अब देखते हैं किसानों के लिए क्या घोषणाएं की गई है, ठीक है। किसानों के लिए धन धान्य योजना की शुरुआत होगी। किसकी शुरुआत होगी, डालिएगा, किसान सेक्टर में धन धान्य योजना की शुरुआत होगी। इसके तहत 100 जिलों को कवर किया जाएगा जहां उत्पादन कम है। जिन जिलों में उत्पादन कम हो रहा है उन जिलों को टारगेट किया जाएगा उत्पादन बढ़ाने के लिए। और किस योजना को स्टार्ट की जाएगी, धन धान्य योजना को शुरू किया जाएगा। क्लियर। किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का ऐलान है, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड लिमिट, इसको भी लिखिएगा, अब कितनी हो जाएगी लिमिट,
5 लाख रुपए, दूसरा की पॉइंट, 5 लाख रुपए किसान क्रेडिट कार्ड का लिमिट हो जाएगा। अभी कार्ड की मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 3 लाख। तो 3 लाख से बढ़कर कितना हो जाएगा? 5 लाख हो जाएगा। 3 लाख से बढ़कर आपका 5 लाख लिमिट हो जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड का। दालों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 6 साल का एक मिशन शुरू किया जाएगा। ठीक है, दाल के उत्पादन में हम लोग क्या हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, इसके लिए 6 साल का एक मिशन शुरू किया जाएगा। सरकार इसके बारे में बाद में घोषणा करेगी। मखाना बोर्ड बनाने का ऐलान, बिहार के किसानों को मखाने की खेती में मदद मिलेगी। ठीक है, मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। ठीक है, मखाना को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, क्या किया जाएगा, मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। आगे देखते हैं, ये तो किसान से संबंधित हो गया। अब देखते हैं कारोबारी, जितने भी कारोबारी है उनसे क्या कहा गया है। उनके लिए एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दिया गया है। 5 करोड़ से बढ़ाकर आपका 10 CR कर दिया गया है। ठीक है, 10 करोड़ कर दिया गया है क्रेडिट गारंटी कवर। ठीक है, क्रेडिट गारंटी अब आपका जो एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए जो भी कारोबारी है उनका क्रेडिट गारंटी कितना हो गया है? 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ हो चुका है। रजिस्टर्ड माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए 5 लाख की लिमिट का नया क्रेडिट कार्ड। ठीक है, जो भी माइक्रो इंटरप्राइजेस वाले हैं, ठीक है, उनके लिए जो आपका क्रेडिट लिमिट था, ठीक है, 5 लाख तक कर दिया गया है। क्लियर। खिलौना मैन्युफैक्चरिंग के लिए मेक इन इंडिया के तहत योजना शुरू की जाएगी। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 रुपये होगी। ठीक है, स्ट्रीट वेंडर को, ठीक है, पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत लोन दिया जाता है। जो भी स्ट्रीट वेंडर्स है उनको पीएम स्वनिधि योजना के तहत क्या किया जाता है? लोन दिया जाता है। अब उसकी लोन लिमिट बढ़ाकर कितनी कर दी जाएगी? 30,000 कर दी जाएगी। तो देख सकते हैं आप कारोबारियों के लिए कितना सारा चीज किया गया है। ठीक है, क्रेडिट गारंटी 5 करोड़ से 10 करोड़ हो गया है। माइक्रो इंटरप्राइजेस की क्रेडिट कार्ड की लिमिट 5 लाख कर दी गई है। खिलौना मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ योजनाएं शुरू की जाएगी। और स्ट्रीट वेंडर्स को जो लोन मिलता था उसकी लिमिट बढ़ाकर 30,000 कर दी गई है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अगला सेक्टर है एजुकेशन। विद्यार्थियों के लिए क्या किया गया है? तो सभी सरकारी सेकेंडरी स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। किससे? ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से। सरकारी सेकेंडरी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लगेगी। पहली बात, 500 करोड़ की लागत से एआई एजुकेशन से जुड़े एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, एआई एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, 500 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा। एआई एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा। मेडिकल कॉलेज में 5 साल में 75,000 सीटें जोड़ी जाएगी। अगले साल 10,000 सीटें जुड़ेंगी। ठीक है, मेडिकल कॉलेजों में जो नामांकन होते हैं अगले साल 10,000 सीटें जुड़ जाएगी उसमें। ठीक है, अगले 5 साल में 75,000 सीटें जोड़ने की बात चल रही है। साल 2014 के बाद बनी 6 आईआईटी में से 5 में सीटें दुगनी होंगी। 6500 नए स्टूडेंट को एडमिशन मिल सकेगा। ठीक है, आईआईटी जो लोग करते हैं एग्जाम क्रैक करके, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। 2014 के बाद जो 6 आईआईटी बनी है उसमें से 5 में सीटें क्या हो जाएगी, जितनी अभी है उससे सीधा डबल हो जाएंगी। ठीक है, 6500 नए स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल सकेगा। क्लियर। तो ये बातें स्टूडेंट्स के लिए आपको की गई है। एक बार आप स्लाइड देख लीजिए। ठीक है, और साथ साथ में आप लोग लिखते हुए भी चलेंगे। ठीक है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्लियर। टूरिज्म के लिए देखते हैं। टूरिज्म के लिए इन्होंने क्या क्या घोषणाएं की है। उड़ान स्कीम के जरिए अगले 10 साल में 120 नए शहरों को जोड़ने की योजना है। ठीक है, उड़ान स्कीम के तहत मतलब आपको हवाई यात्रा से जोड़ने के लिए अगले 10 साल में 120 नए शहरों को उड़ान स्कीम के तहत कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, जो शहर हवाई यात्रा से कनेक्टेड नहीं है उनको उड़ान स्कीम के तहत अगले 10 साल में कनेक्ट किया जाएगा 120 नए शहरों को। ठीक है, बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना का ऐलान। बिहार फिर से आया, इसीलिए मैंने आपको कहा कि मैंने बिहार के लिए एक अलग सी 4-5 स्लाइड्स बना दी है। ठीक है, जिससे आपका बिहार भी कवर हो जाए इसमें, इस वीडियो में। इसके लिए आपको अलग से वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। तो बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट होगा। बिहार में क्या होगा? ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रही है। राज्यों के साथ पार्टनरशिप में 50 टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस डेवलप होंगे। ठीक है, जितने भी राज्य है उनके साथ क्या होंगे, वहाँ के जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है उनको डेवलप किया जाएगा, उन पर ध्यान दिया जाएगा।
हील इन इंडिया स्कीम के जरिए मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा किस योजना के तहत? हील इन इंडिया स्कीम के तहत। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो टूरिज्म और आपके कनेक्टिविटी से संबंधित थी। ठीक है, अगले स्लाइड पे चलते हैं। हेल्थ सेक्टर में देखते हैं क्या क्या घोषणाएं की गई है। अगले 3 साल में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर बनाने की योजना। ठीक है, डे केयर कैंसर सेंटर बनेगा। अभी हम लोगों ने 4 तारीख को वर्ल्ड कैंसर दिवस मनाया है और बजट में साफ साफ कहा गया है कि जिला अस्पतालों में डे केयर सेंटर कैंसर सेंटर बनेगा। 25-26 में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। 25-26 में 200 की घोषणा कर दी गई है कि कैंसर जो आपका डे केयर कैंसर सेंटर है 200 का निर्माण आपको जिला अस्पतालों में किया जाएगा। सभी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मुहैया कराई जाएगी। जितने भी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है वहां आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी की सुविधाएं मिलेंगे। गिग वर्कर्स जिनकी जॉब टेम्पररी होती है को जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा। ठीक है, जितने भी गिग वर्कर्स हैं जिनकी जो जॉब परमानेंट नहीं है, टेम्पररी जॉब कर रहे हैं, उनको जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा। ठीक है, जन आरोग्य योजना से मतलब उनको एक तरह का हेल्थ पॉलिसी दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको गिग वर्कर्स के लिए भी इन्होंने घोषणा कर दी है। तो हेल्थ सेक्टर से आपको ये घोषणाएं की गई है, आप इनको एक बार देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से क्या क्या बातें कही गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकारों को 1.5 लाख करोड़ मिलेंगे। ठीक है, ये 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन होगा। स्टेट गवर्नमेंट्स को कितना मिलने जा रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए? 1.5 लाख करोड़। ठीक है, 1.5 लाख करोड़ स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलेगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने के लिए, और 50 साल तक आपको इस पे कोई इंटरेस्ट भी नहीं चुकाना है। तो ये भी याद रखिएगा, 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट गवर्नमेंट्स को। एआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपए अलोकेट होंगे। ठीक है, एआई में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मतलब कि एआई को डेवलप करने के लिए। ठीक है, एआई पे अपनी निर्भरता को बढ़ाने के लिए, एआई का यूज करने के लिए। ठीक है, आप ट्रैफिक सिग्नल्स पे देख सकते हो। ठीक है, एआई का यूज कीजिए। आप बहुत जगह, आप मेडिकल सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, हर जगह आप एआई का यूज कर सकते हैं यदि आप सही तरीके से करें। तो इनको प्रमोट करने के लिए, ठीक है, 500 करोड़ रुपए अलोकेट होंगे। मतलब इसको प्रमोट करने के लिए 500 करोड़ रुपए इस पे इन्वेस्ट किए जाएंगे। 25-30 के लिए नए एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए 10 लाख करोड़ रुपए जनरेट होंगे। ठीक है, नए एसेट मोनेटाइजेशन स्कीम के लिए कितने? 10 लाख करोड़ रुपए जनरेट होंगे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख करोड़ की बात की गई है। 25 से 30 मतलब 5 साल के लिए। ठीक है, 5 साल के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के लिए क्या बातें कही गई है? 5 लाख महिलाओं और SC/ST उद्यमियों के लिए नई योजना शुरू करने की घोषणा की है। इसके तहत सस्ता बिजनेस लोन मिलेगा। 5 लाख महिलाओं और SC/ST उद्यमी, ध्यान रखिएगा किनके लिए कही गई है? जो SC/ST उद्यमी हैं, जो महिलाएं, और इसकी संख्या कितनी है? 5 लाख महिलाओं के लिए और SC/ST उद्यमी दोनों को मिलाकर नई योजना शुरू करेगी सरकार, जिसके तहत इनको बिजनेस लोन मिलेगा। क्या मिलेगा? बिजनेस लोन मिलेगा सस्ती किस्तों पे। ठीक है, हो सकता है इंटरेस्ट फ्री हो कुछ समय के लिए, या रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कम हो। फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर यानी पहली बार के उद्यमियों के लिए 5 साल में 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन मिलेगा, जो पहली बार अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ऐसे एंटरप्रेन्योर जो पहली बार अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, वैसी महिलाएं जो पहली बार अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है, उनको 5 साल में 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन मिलेगा। ठीक है, टर्म लोन मिलेगा उनको 5 साल में 2 करोड़ रुपए का। सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 स्कीम के तहत 8 करोड़ बच्चियों और 1 करोड़ प्रेग्नेंट और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, आंगनबाड़ी, सक्षम आंगनबाड़ी, 2 योजना है, एक सक्षम आंगनबाड़ी और दूसरा लिखिएगा पोषण 2.0। ऐसी महिलाएं, ठीक है, उनकी संख्या लगभग 8 करोड़ है, और ऐसी महिलाएं और जो प्रेग्नेंट है, ठीक है, मिल्क फीडिंग कर रही है, ठीक है, या प्रसूति से गुजर रही है, उनके न्यूट्रिशनल ग्रोथ के लिए सरकार सुविधाएं मुहैया करवाएंगे। क्लियर? तो ये आपके महिलाओं से रिलेटेड घोषणाएं थी। आगे देखते हैं। न्यूक्लियर मिशन, ठीक है,
न्यूक्लियर मिशन के तहत क्या बात कही गई है, 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप करने के लिए मिशन शुरू करेगी। 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी आपको डेवलप करना है, 2047 तक सरकार ने टारगेट रखा है। इस मिशन को पूरा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के साथ एक्टिव पार्टनरशिप की जाएगी। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन की घोषणा की गई। किसकी घोषणा की गई है, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। 2033 तक कम से कम 5 स्वदेशी रूप से विकसित छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों को चालू किया जाएगा। ठीक है, इस मिशन के तहत क्या किया जाएगा, आपको इस मिशन के तहत स्वदेशी रूप से मॉड्यूलर रिएक्टर बनाए जाएंगे। ठीक है, न्यूक्लियर मॉड्यूलर रिएक्टर बनाए जाएंगे और कहा गया है 2033 तक कम से कम 5 तो चालू कर ही दिए जाएंगे। ठीक है, और लक्ष्य क्या है, 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करना। ठीक है, हाँ, अब आ जाते हैं बिहार पे। मैंने आपको बोला कि मैं आपको इसी वीडियो में बिहार से रिलेटेड जो भी बातें होंगी बजट में कही गई वो भी कवर करता हुआ चलूंगा। ठीक है, तो देखते हैं मखाना बोर्ड का गठन। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के में सुधार के लिए बिहार में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। ठीक है, किन किन चीज़ों के लिए, उत्पादन के लिए, प्रसंस्करण के लिए, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में क्या किया जाएगा, मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना। इन गतिविधियों में लगे लोगों को एफपीओ में किया जाएगा संगठित। मखाना किसानों को सहायता और प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह सुनिश्चित करने के लिए भी काम किया जाएगा कि उन्हें सभी प्रासंगिक सरकारी योजनाओं का लाभ मिले। ठीक है, अब जब इस बोर्ड का गठन होगा तो इसको जो भी वर्कर्स इसमें काम करेंगे, ठीक है, उनको सभी सरकारी योजना, जो भी प्रासंगिक जरूरी सरकारी योजनाएं हो गई, उनको लाभ भी मिलेगा। ठीक है, मतलब मखाना बोर्ड का आपका बिहार में गठन करने की बात कह दी गई है। क्लियर। दूसरी बात जो कही गई है, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। ठीक है, दूसरी बात जो कही गई है वो है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा बिहार में। ठीक है, राज्य की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह पटना हवाई अड्डे की क्षमता के विस्तार के अतिरिक्त होंगे। ठीक है, पटना हवाई अड्डा जो है उसका उसमें नहीं होगा, उससे अलग होगा और ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा आपको बनाया जाएगा। ठीक है, बिहार को एक और सौगात जो मिली है, जो बात कही गई है बिहार से रिलेटेड, वो कही गई है ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा से संबंधित। मिथिलांचल में पश्चिम कोशी कनाल परियोजना। अब जानते हैं बिहार, उत्तरी बिहार का जो क्षेत्र है वो कोशी नदी के बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। कोशी नदी के बाढ़ से, ठीक है, कोशी नदी के बाढ़ से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहता है। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा रीजन आपको कौन बनती है, कोशी नदी बनती है। तो मिथिलांचल में पश्चिमी कोशी कैनाल परियोजना को आगे बढ़ाया जाएगा। जो पश्चिमी कोशी नदी कैनाल जो बन जाएगा तो इससे क्या होगा, बाढ़ की समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी और किसानों को भी बहुत फायदा मिलेगा। तो इन प्रोजेक्ट के लिए आर्थिक मदद की जाएगी, इससे यहाँ के किसानों को फायदा होगा। 50,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई को फायदा मिलेगा। ठीक है, तो सिंचाई की भी सुविधाएं हो जाएगी और बाढ़ की समस्या का भी लोगों को समाधान मिल जाएगा। तो तीसरी बात तो ये कही गई है। आगे देखते हैं, आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों का विस्तारीकरण। आईआईटी और मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी। ठीक है, क्या की जाएगी, तो संख्या बढ़ाई जाएगी। पटना आईआईटी को वित्त पोषित कर इसका विस्तार किया जाएगा और पटना आईआईटी जो है इसका डेवलपमेंट और अच्छे से किया जाएगा। इस पर और पैसे इन्वेस्ट किए जाएंगे और पटना आईआईटी का डेवलपमेंट किया जाएगा और सीटों की भी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। चौथी बात ये कही गई है। और पांचवी और आखिरी बात जो कही गई है, खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है आपकी, उससे संबंधित बातें हैं। युवाओं को कौशल, उद्यमिता और रोजगार के अवसर मिलेंगे और पूर्वी भारत में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये बातें जो आपकी थी ये बिहार के संदर्भ में थी। ठीक है, तो मैंने आपको इस बजट से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि किन किन वर्गों के लोगों के लिए क्या क्या कहा गया है, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, एमएसएमई के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पर्यटन के लिए। ठीक है, तो जिनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने आपको सारी बता दी। बिहार के संदर्भ में क्या कहा गया है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप पीडीएफ भी पढ़ सकते हैं। साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जो सभी लोग इसको देख पाए। ठीक है, तो चलिए
आज का वीडियो हम लोग यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं कल एक नए क्लास के साथ। धन्यवाद।